आज हमारे साथ दुनिया के जाने माने स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट RSN सिंह एक नए ज्वलंत मुद्दे पर हमारे पब्लिक 24x7 के सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन है। मेरा पहला प्रश्न बेंगलुरु में हाल की हिंसा के बारे में है। यह हिंदुस्तान के एक बड़े शहर और IT हब में हुआ है। 75 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आंतरिक युद्ध चल रहा हो। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कि हम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सबसे गंभीर बात ये है कि ये हमारा जो हिंदुस्तान का IT हब है वहाँ पर ये हुआ है और ये पहली वारदात नहीं हुई है बेंगलुरु में। हम सब जानते हैं कि बेंगलुरु में रेडिकलाइजेशन किस तरीके से बढ़ता रहा है और आपने ये भी सही फरमाया कि देखिए 75 से ज़्यादा हमारे पुलिस कर्मियों का घायल होना, इतनी बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना, ये कोई आसान बात नहीं। हमने फ्लैश मॉब्स को इकट्ठा होते देखा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो फ्लैश मॉब्स या ये भीड़ को SMS कैंपेन द्वारा इकट्ठा करने की जो महारत हमने देखी है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास, वो बहुत कम संगठनों में देखा जाता है। आपको याद होगा कि 2012 में भी जब ये रोहिंग्यास को लेके जब हमारे नॉर्थ ईस्ट में हंगामे हुए थे और ख़ास करके आसाम के कोकराझार में, और वो जिहादी हिंसा वो फैलते फैलते मुंबई से वो कोकराझार से सीधे मुंबई पहुंचा। और आपको वो भी दृश्य याद होगा कि उसी दौरान ये जो आपके अमर जवान को किस तरह से मतलब बेइज्जत किया गया जिहादियों के द्वारा, और उसके बाद ये बेंगलुरु पहुंचा। और उस समय भी, और मुझे याद है कि बिल्कुल यही वक्त था, समय यही था, उस समय भी ये इंडिपेंडेंस डे मुझे याद है 13 अगस्त की बात थी। तो आप थोड़ा टाइमिंग देखें ये दोनों का, बिल्कुल वही पीरियड। तो ये मुझे कोई हैरानी की बात नहीं ये लग रही है कि ये अचानक ये कैसे हुआ। ये इसका बिल्कुल पैटर्न है, ये कुछ ना कुछ होना था इस इंडिपेंडेंस डे। पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये पहले फ्रीडम मार्च करते थे। 2006 में स्थापना हुई थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। 2009-2010 में ये फ्रीडम मार्च करते थे और अपना ये एक तरह से मसल दिखाने की कोशिश करते थे। तब केरला गवर्नमेंट जो है वहाँ के न्यायालय पर गई और न्यायालय ने इस पर बैन लगाया। तो मुझे हैरानी की बात नहीं कि ये पहली बार ये नहीं हो रहा है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि 2012 में वक्त यही समय था, इंडिपेंडेंस डे के इर्द गिर्द 13 अगस्त था मुझे जहाँ तक याद है। और वहाँ पर 60 मिलियन SMS जनरेट हुए थे, 60 मिलियन, जिसमें करीब 30 से 35% अगर आप मतलब रिपोर्ट्स अगर पढ़ें उस दौरान के, और जो खुफिया सूत्रों से मुझे जानकारी है कि उसमें से 28 से 30% जो है वो पाकिस्तान से वो उत्पन्न हुए थे। और उस समय जो ये बांग्लादेश की जो ऑर्गेनाइजेशन है हरकतुल जिहाद इस्लामी, वो भी उसमें बहुत सक्रिय थी। और मैं आपको बता दूं कि जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश और हरकतुल जिहाद इस्लामी, ये जो संगठन जो हैं ये बहुत सक्रिय हो गए हैं साउथ इंडिया में, खास करके बेंगलुरु के एरिया में। कई रेड्स हुए हैं उनके यहाँ। अब ये चीज़ें लोग, हमारे साथ दिक्कत है कि हम बिट्स एंड पीसेस में तो हम खबरों को पढ़ते हैं, लेकिन वो जो डॉट्स को जॉइन नहीं करते और फिर वो बड़ा परिप्रेक्ष्य हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये आज इंडिपेंडेंस डे के समय में इस तरह का पूर्व नियोजित ये जो जिसे आप आगजनी और हिंसा कह रहे हैं, वो एक्चुअली वो एक ग्लोबल जिहाद का हिस्सा था। वो ये जिहादी दहशतगर्दी थी
और इसमें कोई शक की बात नहीं की है। तो जहाँ 75, आपने सही फरमाया कि 75 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाएं, तो ये तो, और आंतरिक युद्ध बोलते किसको है, और हम थर्ड फ्रंट हम बोलते कि किसको है। और ये देखिए कोई नई बात नहीं है। आज आपने क्या, अगर 90 का पैटर्न देखें और अभी का जो कश्मीर में हुआ 90 के दशक के शुरुआत में, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी का, तो फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय इनके पास ये मोबाइल टेलीफोन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि काफिरों ने इसका इजाद नहीं किया था। तो इन्होंने वो काफिरों को बनाया हुआ लाउड स्पीकर से तमाम जो मस्जिदें थी वहां से लोगों का आह्वान किया, और हमारे जो कश्मीर हिंदू भाइयों हैं उनका पलायन हुआ। और आज ये लोग मोहम्मद साहब के नाम पे किसी ने कुछ लिख दिया, वो कहता है कि मैंने नहीं लिखा, मेरा वो जो फेसबुक है वो हाईजैक हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर लिख भी दिया तो आपने कभी भी उस समय तो आपने कि हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कहा कि ये मस्जिदों का दुरुपयोग हो रहा है, ये किसी ने नहीं कहा। आप न्याय की बात कर रहे हैं, आप संविधान की दुहाई देते हैं। हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि ये जो अजान जो है उसके लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो। आप वो बात तो मानते नहीं, लेकिन आप उसमें तो 90 और इसमें कि जो काफिर बना दे, जो हथियार बना दे काफिर, उसी को जानलेवा कर दो जिहाद के रास्ते में। तो उस समय मैंने जैसा बताया कि ये फोन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब इनके पास मोबाइल फोन है, और तब आप कहते हैं कि कश्मीर में 4G क्यों नहीं आप बहाल करते हो? क्या कश्मीर में, कश्मीर घाटी में क्या 370 हटने के बाद वो ग्लोबल जिहादी मानसिकता हट गई है? क्या आप कह सकते हैं कि 4G का इस्तेमाल इस तरह की गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा? हमने तो 14 साल के इतिहास में यह देखा है, यह पहली बात नहीं है, यह 1400 साल से यही सिलसिला चला रहा है। और क्या है साहब कि आप बोलोगे तो हम काट देंगे आपको। आपकी एक मजहबी किताब है, वो किताब का आप हवाला देते हैं, आप वो कहते हैं कि उस मजहबी किताब में कोई कॉमा और फुल स्टॉप नहीं चेंज हो सकता है। और जब उसी मजहबी किताब का जब हम हवाला देते हैं तो आप हमको मारने और काटने के लिए तैयार होते हैं। हमारा कोई ऐसा, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा पक्ष नहीं है या विपक्ष नहीं है जो कि हमने, जिसके बारे में लिखा गया ना हो, जिस पर चलचित्र न बना हो, जो कि टेलीविजन पे ना दिखाया गया हो। हम तो नहीं घबराते। और फिर आपको इस बात की कभी चिंता नहीं हुई कि जैश ए मोहम्मद, उस नाम से आपको कोई फिक्र नहीं होती। और आपको इतनी अगर तकलीफ है तो जैश ए मोहम्मद का जो मुख्यालय जो था बालाकोट में, हमने जाके ध्वस्त किया था वहां का ट्रेनिंग कैंप में, तो आपको तो सड़कों पे होना चाहिए था उस समय। तो आपको जैश ए मोहम्मद से कोई वो नहीं है। तमाम मोहम्मद साहब के नाम से इतनी सारी ये संगठनें, जो जिहादी संगठनें हैं, वो ये पैदा हुई हैं और हो रही हैं, उसके बारे में आपको ये कोई ये नहीं। लेकिन आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है, ये इन अंग्रेजी नाम देने का। जैसे अभी आपने देखा ना, लश्कर ए तोयबा का नाम वो रेजिस्टेंस फ्रंट कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि ना अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करके उसकी आड़ में आप जिहाद चला सकते हो। अब इसी तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
उसी तरह से SDPI। तो ऐसे ऐसे नाम देके आप सोचते हो कि ये अंग्रेजी भाषा की आड़ में आप ये ग्लोबल जिहाद ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप पूरी बनावट देखें और जो ग्रोथ देखें ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, तो वो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन, ये 2000 जब ये 6 में शुरू हुआ तो एक केरला में था, उसका नाम जरा ध्यान दीजिएगा इस नाम पे, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब मुझे तो इस्लाम और प्रजातंत्र में कोई समन्वय नहीं लगता, लेकिन चलिए। उसके बाद वहां से ये ऊपर वो गया तो एक मनीथा निथि पासराई, एक, ठीक है, MNP करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको अपने फोल्ड में लिया। फिर ये आगे बढ़ा और फिर आगे बढ़ने के बाद वो वहाँ से गया ये आपके कर्नाटका में, और वहाँ पर एक जिहादी, ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका भी थोड़ा नाम देख लीजिए, कितना मधुर नाम है इस ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, कर्नाटका डिग्निटी फोरम। कर्नाटका डिग्निटी फोरम, उसको फिर अपने उससे मर्ज कर गया। फिर ये चले गोवा की तरफ, और गोवा में क्या, तो सिटीजन फोरम। उसके बाद से ये राजस्थान में गए, इनके एक संगठन, ये सारे ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन। राजस्थान में सोशल और एजुकेशनल सोसाइटी, अब ये मदरसा एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल जिहाद की बात कर रहे हैं, कौन ये जिहादी ट्रेनिंग कंपनी, तो वहाँ पे राजस्थान सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी। और उसके बाद से ये वेस्ट बंगाल में एक और ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ लेते हैं, नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति। तो बड़े प्यारे प्यारे नाम, और इन सब नामों के अंदर में केवल खून की धारा बह रही है, नफरत की धारा। बोलोगे तो काट देंगे, बोलोगे तो काट देंगे। और फिर कहते हो कि, और हमारे लोग कहते हैं कि सारे मजहब हमको मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो ये आपने बिल्कुल ये कहा कि देखिए, ये बिल्कुल ये आंतरिक युद्ध की ये स्थिति है, इसी को हम थर्ड फ्रंट कहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, जो अभी इस बार जो हुआ है, ये पहले से भी ये यहाँ पे होता रहा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सिंह साहब, भारत में मुसलमानों के रेडिकलाइजेशन और ग्लोबल जिहाद के बारे में आपका गहरा अध्ययन रहा है। यह स्थिति आंतरिक युद्ध तक कैसे पहुंचा, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रभाव को हमने बढ़ते हुए देखा है, यह कैसे और किस तरह से हुआ? आपके दो सवाल है कि ग्लोबल जिहाद किस तरीके से भारत में इसका विस्तार हुआ, ये किस तरह से यहाँ पे पनपा, और दूसरा आपका प्रश्न है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विस्तार के बारे में। तो मैंने पिछले बार आपको मैंने थोड़ा बताया, थोड़ी टिप्पणी दी थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किस तरीके से उसका विस्तार हुआ, किस तरह से शुरुआत हुई, और किस तरीके से ये डिग्निटी और सोसाइटी और डेवलपमेंट के नाम पे कितने ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ तमिलनाडु में, एक इसमें आपके कर्नाटका में, गोवा में, राजस्थान में, बंगाल में, उन सब को इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और सारे ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन थे। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ कि इस दुनिया में कहीं कोई लोकल जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर जिहाद जो है वो ग्लोबल जिहाद है। वो अलग अलग राजनीतिक कारणों से और भौगोलिक कारणों से अलग अलग नाम से वो ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पे वो सभी ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो केरला से नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये एक्चुअली ये अगर आप देखिए तो ये इसका जन्म जो हुआ है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से ये शुरू हुआ है। और ये अब्दुल रहमान जो कि कभी सेक्रेटरी होता था, जनरल सेक्रेटरी, इसका सिमी का
वो बाद में वो एनडीएफ का पीएफआई का चेयरमैन बन गया। उसी तरीके से एक रीजनल सेक्रेटरी होता था जिसका नाम था अब्दुल हमीद। तो ये सारी की सारी लीडरशिप जो सिमी की थी वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में आ गई। लेकिन आपका सवाल है ग्लोबल जिहाद के बारे में, तो ये देखिए, ये मैं बता दूं, और जो ये बेंगलुरु के संदर्भ में मैंने आपको जैसे बताया कि ये ग्लोबल जिहाद की हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि किस तरीके से जो हमारी आज़ादी का जो जश्न जो है, जो उसकी पवित्रता है, उसको किस तरह से भंग किया जाए और उसको किस तरीके से खून से रंगा जाए। तो मैंने आपको उदाहरण दिए कि ये पहली बार नहीं, हर साल कुछ ना कुछ होता है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको दिया 2012 में कि एसएमएस कैंपेन किस तरीके से 13 अगस्त को हमारे 30,000 कम से कम बच्चे जो नॉर्थ ईस्ट के थे। तो आप बताइए कि कोई चीज़ म्यांमार में हो रहा है, रोहिंग्या के लेकर कुछ कोकराझार में हुआ, और आप एसएमएस का इस तरह से कैंपेन चला रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिलके। तो ये क्या अगर उस समय हुआ था तो आपको इस बात में कोई संदेह है? इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि ये जो हुआ है ये भी ग्लोबल जिहादियों के द्वारा संचालित है, और इसमें पाकिस्तान के आईएसआई का एक बहुत बड़ा इसमें एक रोल है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया, लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मुझसे पूछा, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और रुचि रखते हैं कि आखिर ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि लोग रुचि नहीं रखते हैं इसमें या जानना नहीं चाहते हैं, ये एक बोलने का तरीका था, लेकिन उनको शायद बताया नहीं गया कि ये ग्लोबल जिहाद यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे हिंदुस्तान में बढ़ा है। तो देखिए, ग्लोबल जिहाद का बुनियाद जो है वो है अरबाइजेशन के कारण ही रेडिकलाइजेशन हुआ। और मैं इतिहास में ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये बता दूँ कि अरबाइजेशन की शुरुआत हिंदुस्तान में 1757 में जब यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी में जब मुसलमानों की हार हुई अंग्रेज़ों के हाथ में, तो ये पूरा दौर चला, ये शुरू हो गया अरबाइजेशन का। उस समय भी कुछ लोग थे जैसे शाह वलीउल्लाह जैसे लोग थे, बिल्कुल अरबाइज थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने क्योंकि जो लोकल जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसके साथ समझौता कर दिया। कि सारे तो ये कन्वर्टी थे, तो ये सारे कन्वर्टी थे, तो इन्होंने कहा कि भाई हमको जो अपनी मिट्टी है उससे अलग होके हमको वो रेगिस्तान की जो बालू है उसको थामना चाहिए, उसका दामन थामना चाहिए। तो शाह वलीउल्लाह ने ये आवाज़ लगाई, और तभी उन्होंने आपको मालूम है अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने दावत दिया कि आप आइए, क्योंकि मराठास ने नाक में दम कर दी थी और उधर सिख भी बहुत एक्टिव थे, अंग्रेज़ भी आ गए थे, तो इनका वर्चस्व बिल्कुल गिर रहा था। तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को कहा कि भाई आप आइए और यहाँ पर इस्लाम को फिर से उसके अपने जो ओरिजिनल जो स्टेटस है वहाँ तक इसको रिस्टोर कीजिए। ठीक है, तो ये अहमद शाह अब्दाली, और फिर आपको मालूम है कि किस तरह से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। अब फिर भी लेकिन जब तक ये इनका राज्य था, मुसलमानों का राज था हिंदुस्तान में, तब तक आपको मैं बता देता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम के वेशभूषा, खान पान, रहन सहन में कोई अंतर नहीं था। आप एक राजस्थानी मुसलमान और राजस्थानी हिंदू में आप कोई फ़र्क नहीं डाल सकते थे। एक बिहार में आपको तो मालूम है कि लोग वहाँ कई साल पहले तक मुसलमान वहाँ छठ भी करते थे, छठ पूजा करते थे।
धोती भी पहनते हैं, हमने खुद देखा है। अब तो धोती वहाँ देखने को मिलता नहीं है। तो वहाँ पे जब तक इनका राज्य था, इन्होंने अपने पूर्वजों को नहीं भूला था। और उसके बाद से 1857 में जब इनको जो आखिरी दिया जो था मुस्लिम राज का, बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल जो साम्राज्य 1857 के बाद वो आखिरी दिया भी बुझ गया। तो जब आखिरी दिया इनका बुझ गया तो एक बड़े सदमे में आ गए ये लोग। अभी जैसे आप देखेंगे तमाम टेलीविज़न डिबेट्स में ये लोग बड़े सदमे में बात करते हैं, ये मोदी साहब के आने के बाद उसी तरह का सदमा उनको उस समय भी लगा था 1857 में। तो ये इन्होंने कहा कि भाई अब कैसे, क्या करें, क्यों हार हुई। कहता अपने पूर्वज को भूल जाओ, अपने मिट्टी को भूल जाओ, अपनी मिट्टी से अलग हो जाओ, इस्लाम का कोई वतन से कुछ लेना देना नहीं है। तो उन्होंने देवबंद की स्थापना की और देवबंद से फिर अरबाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। तो वो सो कॉल्ड अरबी भाषा, या जिसको ये उर्दू भाषा कहते हैं, जो कि कोई भाषा है ही नहीं, ये उर्दू भाषा में इनका अरबाइजेशन ये देवबंद में शुरू हुआ। और अंग्रेजी भाषा के लिए, कि अंग्रेजी बोलने वाले भी चाहिए थे ना, अंग्रेजी बोलने वाले भी चाहिए थे जिहादी। आप देखते हैं ना, कई लोग आते हैं, सब बस भाषा में फ़र्क होता है, अंग्रेजी चैनल में भी आते हैं, हिंदी चैनल में भी आते हैं। हाँ, वो एक कई आते हैं ना, रहमानी साहब जैसे लोग, वो लोग आते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले भी चाहिए। तो अंग्रेजी बोलने वाले जो जिहादी जो थे और वो उर्दू शायरी करने वाले जिहादी, वो सब उनके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है, तो वहाँ से ये पूरा अरबाइजेशन का जो प्रोसेस है शुरू हो गया। अब एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा मोड़ आया कि जो लोग, जिनके बाप दादा हिंदू थे, जैसे कि ये आपके मोहम्मद इकबाल, जिसने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो कब लिखा था? जब उसका जो इंडिजिनस, जो उसकी इंडिजिनस फीलिंग थी अपने पूर्वजों के लिए या मिट्टी के लिए, जब तक वो कायम थी, तब वो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था, वो आदमी यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जब ये अरबाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, ये वही वाली पीरियड है, ये देवबंद, अलीगढ़ मुस्लिम ने, तो ये मोहम्मद इकबाल, इसके दादा का नाम था शाहजराम सप्रू। अपना दादा था वो, सौतेला दादा नहीं था, उसका नाम था शाहजराम सप्रू। अब जब अरबाइजेशन हुआ तो वो भूल गया, बाकी जितने कन्वर्टीज हैं उनके तरफ वो भूल गया। तो शाहजराम सप्रू जो है वो उसके लिए आप कहीं वो था ही नहीं, वो तो सीधे अरब की, मतलब वो पता नहीं जैसे कि कितने 100 साल पहले ये मक्का से आया हो, इस तरीके से वो करने लगा। तो फिर इसने ये पाकिस्तान का चैंपियन बन गया। और जो पाकिस्तान का जो क्रिएशन जो है, उसकी एक्चुअली ये बुनियाद अरबाइजेशन है। बाद में उसको वहाबाइजेशन भी आप कह सकते हैं। तो ये वहां से शुरू हुआ। दूसरा, ये इसके दादे का नाम जो था, ये शाहजराम सप्रू से उसका नाम हुआ मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है, सप्रू जी सीधे साहब, हाँ, मोहम्मद साहब का नाम उन्होंने अपना लिया, मोहम्मद रफ़ीक बन गए। ठीक है, वो जैसे आपका ये ना, ये फ़ारूक अब्दुल्ला का राघव राम कौल, उसके पूर्वज का नाम। और ये जो अंग्रेजी बोलने वाला जो जिहादी था, ये भी अंदर से अरबाइज हो गया, अंग्रेजी बोलता था लेकिन वो अरबाइज हुआ, ये मोहम्मद अली जिन्ना। इनको नाम की बड़ी कमी होती है, तो सब आप देखोगे कि ऐसे लोग जो नए नए कन्वर्ट होते हैं ना, वो एक ही दो बड़े कॉमन नाम हैं। ठीक है, तो नाम को इनको मैं तो ये भी इनके भी इन्होंने नाम अपना रखा मोहम्मद अली जिन्ना। और इनके ग्रैंडफादर का नाम था पुंजा
गोकुलदास मेघजी। तो जब तक जिन्ना को पुंजा गोकुलदास मेघजी को ये याद था कि मैं उसका पोता हूं, वो तो एक गुजराती की तरह उसका व्यवहार था। लेकिन जैसे ही वो अंग्रेजी वाली मतलब, और ये अंग्रेजी वाली अरबाइजेशन ये इज टिपिकल टू दिस सब कॉन्टिनेंट, तो उसका जब अरबाइजेशन हुआ तो वो अपने दादा को भूल गया। और उसके बाद पता नहीं वो उनकी यादाश्त को पाकिस्तान के किस नाले में जाके गाड़ दिया, जिन्ना ने कराची के किस नाले में डाल दिया, वो आज तक किसी पता नहीं। और ये मोहम्मद इकबाल ने किस नाली में सहज राम सपरू की यादाश्त को गंदी नाली में इसने डाल दिया, किसी को नहीं मालूम। और यही कारण है कि इनके पूर्वज आज भी इनको हॉन्ट करते हैं, आज भी इनको हॉन्ट करते हैं। और वो क्या, एक हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने एक वो कहा था ना कि अशरफ और अजलब, अशरफ जो हैं वो उच्च कोटि के मतलब मुसलमान हैं, और ये जो नीचे वाले हैं ये अशरफ और अजलफ, वो अजलफ। आपने कोई यहाँ पर आपने कभी सुना है कि कोई वहाँ का अरब का शेख ने यहाँ से शादी कर ली, किसी के अपने उम्मा के तहत किसी से शादी कर ली यहाँ की लड़की से? क्योंकि वो अशरफ है, ये अजलाफ हैं। तो इनको अशरफ बनने का बड़ा शौक है। अब नाम रखा हुआ अपने बाजवा, चौहान हैं और तमाम इस तरह के नाम आपने रखे हुए, और आप बनने चले हो अशरफ। फिर किन्होंने कुछ ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए मैं सैयद हूँ जी, मैं सैयद हूँ जी, मैं शेख हूँ जी। तो ये समस्या देखिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम आगजनी कर रहे हो कि एक किसी ने मोहम्मद साहब के शान में आपको कुछ बोल दिया, आप बेवकूफ़ बनाते हो। आपको मोहम्मद साहब के लिए क्या इतनी फिक्र है उनकी? जब तुम अपने पूर्वज का नहीं हुए तो तुम पैगंबर के क्या हो गए? तो ये बात लोग समझ लें कि जो अपने पूर्वज का नहीं हुआ। आपने दुनिया में कोई ऐसे लोग देखे हैं? हमारे सब कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वो कहते हैं कि मैं उनको शर्म आती है। और मैं आपको बता दूं, देखिए सोच में कितनी फर्क होती है। ये हम लोग का, सब लोगों का एक मेंटल होराइजन होता है, हमारा एक हिस्टोरिकल होराइजन भी है। आप किसी भी आप म्यूजियम में आप चले जाएं, हिंदुस्तान के बड़े म्यूजियम की बात कर रहा हूं, जहां से इनका इतिहास शुरू होता है वहां पर हमारा म्यूजियम जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये अरबाइजेशन का जो आपने हमसे पूछा, ये तब से शुरू हुई। अब मैं इसी अरबाइजेशन का मैं आपको मॉडर्न मिसाल, आधुनिक मिसाल मैं देता हूं इसका, एक कश्मीर का और दूसरा केरला का। जब ये वामपंथ और ग्लोबल जिहाद का जंग हुआ, शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के समय, तो आपको मालूम है कि ये जो ग्लोबल जिहाद का जो मशीनरी तैयार किया गया था वो अमेरिका और आईएसआई द्वारा तैयार किया गया था। पैसा जो था वो सऊदी अरेबिया का था। तो एक बहुत बड़ी इन्होंने मशीनरी तैयार की थी। उसमें आपको मालूम है कि ये वामपंथी जो ताकतें जो है उनकी हार हुई। शीत युद्ध खत्म हुआ। वो शीत युद्ध, ये एक दूसरा एक डिबेट का मामला है कि शीत युद्ध खत्म हुई या नहीं हुई, या चीन उसका फिर
चीन उसका रहनुमा बन गया, और वो अब वो उस समय एक कमज़ोर रहनुमा था, अब ये एक मजबूत रहनुमा। ये डिबेट की बात है, इस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कश्मीर जब ये अफ़गानिस्तान के युद्ध मैदान में जब ये सारा कुछ हो गया, जब ये वामपंथ और जिहाद की, ग्लोबल जिहाद की जंग ख़त्म हुई, तो उसके बाद से ये जितने ग्लोबल जिहादी थे उसको पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर की तरफ उनका रुख कर दिया। और उसके बाद से आपको मालूम है कि वो किस तरीके से वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों का पलायन हुआ, और वो ग्लोबल, आज भी वो ग्लोबल जिहाद का हिस्सा है। कोई कश्मीरियत के लिए ना, अरे जो अपने पूर्वज का नहीं हुआ वो कश्मीरी भाषा और कश्मीरियत के लिए काहे को होगा भाई? अगर वो कश्मीरियत वाला होता तो अपने ही भाइयों को, ये मोहम्मद इकबाल जो है ना, आपको याद होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक हिंदुस्तान की तरफ से एक तेज बहादुर सप्रू गए थे, उनका बड़ा ये क्लोज कज़न होता था ये इकबाल जो है। तो जो सप्रू का नहीं हुआ, भट्ट का नहीं हुआ, वो खाक होगा, वो पैगंबर का खाक होगा वो। और वो पाकिस्तान का क्या खाक होगा? ये पाकिस्तान वाले भी इस बात को जान लें। और उसमें कश्मीरियत, उसका खून तो गंदा हो चुका है, कश्मीरियत तो कब की चली गई है। इन्होंने दल लेक को, मैं उसको मेटाफोरिकली लीजिएगा, इन्होंने दल लेक को भी और जितनी नदियां हैं इसको गंदा कर दिया है। वो ऋषि कश्यप की भूमि थी, ऋषि कश्यप से ये कश्मीर का ये हुआ है। हमारे दो ऋषि थे, कहते हैं एक ऋषि कश्यप यहाँ पे नॉर्थ में, और ये आपके अगस्त ऋषि जो है साउथ में। तो ये हिंदुस्तान, मैं ऋषि कश्यप की बात कर रहा हूं मैं। और अब मैं आता हूं वो अगस्त, ऋषि अगस्त वाली भूमि में क्या हो रहा है। कन्याकुमारी के आसपास ऋषि अगस्त का वास था, और कहते हैं कि कुछ मान्यता ऐसी भी है कि एक बार भगवान ने सारे ऋषियों को बुलाया था, और वो देख रहे थे कि नॉर्थ का जो है वो नॉर्थ और साउथ में इम्बैलेंस हो रहा है, तब उन्होंने कश्यप ऋषि को वहाँ पर भेजा था। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये अपने जो साउथ में जिनका नाम बताए, अगस्त ऋषि। आप अभी भी, आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा YouTube में जान लें, और उन्होंने ऋषि अगस्त ने जो बैटरी बनाने की, ड्राई सेल बनाने का जो तरीका बताया वो भी थोड़ा देख लें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म और मज़हब में फ़र्क होता है। आप देख लें, आपको मिल जाएगा ये आपको YouTube में कि अगस्त ऋषि द्वारा ड्राई सेल बनाने का क्या तरीका है। तो मैंने बात की कि कश्यप ऋषि के भूमि में किस तरह से ग्लोबल जिहाद आया, और अगस्त ऋषि के भूमि में, यानी कि वो एरिया तमिलनाडु और केरला के एरिया में, वहाँ पे ग्लोबल जिहाद कश्मीर से, कश्यप ऋषि वाले ज़मीन धरती से पहले आया। यानी कि केरला में ग्लोबल जिहाद अराइव्ड in Kerala much before, at least 2-3 decades before than it arrived in Kashmir Valley. और इसका एक कारण था, इसका कारण था कि वो 70 के, मैंने आपको बताया कि 70 के अंत तक ये जंग शुरू हो गई थी, ये वामपंथ और इसके बीच में, ग्लोबल जिहाद के बीच में। उसके बाद से उसी दौरान या 70 के दशक के अर्ली में ऑयल बूम हुआ।
यानी कि आप उसको क्या हिंदी में अगर ऑयल बूम को आप करें कि अचानक में वो जिसको कहते हैं कि तेल समृद्धि जिसको आप बोले, मुझे तो यही इसका ट्रांसलेशन अभी नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है, तेल समृद्धि। अब जब ये अरब लोगों के पास तेल समृद्धि आ गई तो ऐसा कहते हैं कि वो शेर है ना कि ये दुनिया में सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, कहते हैं ना ऐसा। तो इनको वो समुद्री समृद्धि तो मिल गई, लेकिन वो बाकी दिमाग था नहीं कि उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, उसको निकालें। अब वो टेक्नोलॉजी इनके पास थी, हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास। तो उसके बाद से उनका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। वो इन्वॉल्वमेंट तो समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए ये रूप ले लिया उसने। तो आज ये हालात हुई कि ये 70 के दशक में जब ये तेल समृद्धि हुई तो वहाँ से लोग भारी मात्रा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ से गल्फ़ कंट्रीज़ में गए और भारी मात्रा में लोग गए, केरला से ज़्यादा और साउथ इंडियन स्टेट से भी गए, लेकिन केरला के कंपैरिजन में कम थे। लेकिन ये लोग वहाँ जब गए तो ये पूरे वहाँ से ये ग्लोबल जिहाद में ये रेडिकलाइज्ड होके वहाँ से लौटे। और उस समय कुछ माहौल भी ऐसा था, जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण जो था वो भी ऐसा ही था। आपको मालूम है वो कोल्ड वॉर का और वो कम्युनिज्म वर्सेस इस्लाम वाला वो नैरेटिव चल रहा था। तो उसके बाद से ये इनका जो है ये अरबाइजेशन और वहाबाइजेशन शुरू हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि आप बताइए कि बुरहान वानी जब मारा जाता है ऋषि कश्यप के धरती पे, यानी कि कश्मीर में, तो अगस्त ऋषि के धरती पे कोर्ट्स में ब्लास्ट होते। आप देख लीजिए, नेल्लोर में और कई कोर्ट्स में ऐसे ब्लास्ट हुए थे, कोयम्बटूर में और कई जगह पे। केरला से कश्मीर होके लश्कर तोयबा लोग ज्वाइन करने 2-3 मलयाली लोग जा रहे थे, वो इंटरसेप्ट हुए और वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको मार गिराया। इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने लोग यहाँ से गए, आपके कम से कम 2 दर्जन लोग, 2 दर्जन से भी ज़्यादा केरला से, सीरिया और अफ़गानिस्तान में। वही नहीं, लव जिहाद का शिकार बना के वो अपने साथ हिंदू लड़कियों को भी ले गए और उनको सेक्स स्लेव्स बनाए। तो एक बात मुझे जब समझ में नहीं आती, और आपने जब ये ग्लोबल जिहाद का ये आपने सवाल पूछा और मैंने अरबाइजेशन और उसके कारणों का मैंने आपको बताया, और ये कुछ नहीं, ये सब ये मैंने बताया ना, ये तेल समृद्धि। अब वो तेल जैसे जैसे सूख रहा है ना, तो अब इनको नए तरीकों, अब थोड़ी मुश्किल आ रही है इनको वो तेल, क्योंकि अब और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए, और इस जब कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं तो जियोपॉलिटिक्स भी बदल जाता है। तो आज ही का आपने अखबार में देखा होगा कि एक बहुत वो महत्वपूर्ण एक खबर है कि यूएई जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करने जा रहा है इजराइल के साथ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। तो ये उम्मा का क्या होगा फिर? और फिर ये आप जो ये अरबाइजेशन की जो लहर यहाँ पे दौड़ रही है, उसका एक कारण ये पाकिस्तान भी है। तो मैंने आपको ये ग्लोबल जिहाद किस तरह से पनपा, किस तरह से बढ़ा, मैंने, हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आप कहते हो कि इस दुनिया में
भारत में आज़ाद भारत में बहुत विविधताएं हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रहन सहन है, भाषाएं हैं। अगर ये बात सही है तो फिर ये बताइए कि ये जो ग्लोबल जिहादी हैं, मान लीजिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ही मिसाल लीजिए, ये कैसे ये सारे भौगोलिक, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन की बाधाएं को चीरता हुआ वो किस तरीके से वो फैल रहा है और पनप रहा है। केरला से तमिलनाडु, तमिलनाडु से कर्नाटका, कर्नाटक से गोवा, गोवा से राजस्थान, राजस्थान से वेस्ट बंगाल और दिल्ली। ये सिटीजन CAA का जो अभी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, अगर उसके बाद भी किसी की आंखें ना खुली हों तो उसमें उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने एक सवाल पूछा मैंने कि किस तरह से ग्लोबल जिहाद हिंदुस्तान में आया, क्यों आया है, मैंने उसका उत्तर देने की आपको कोशिश की। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा भी था कि PFI का प्रभाव को जो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, यह कैसे और किस तरह से हुआ। नहीं, मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ही, और फिर मैंने दोहराया भी था कि किस तरीके से ये सिम्मी से ये उत्पन्न हुआ, फिर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, फिर वो तमिलनाडु में कैसे पहुंचा, फिर कर्नाटका में उसने कर्नाटका डिग्निटी फोरम करके ऑर्गेनाइजेशन था, और कैसे गोवा में, और फिर वहाँ से गोवा से राजस्थान, राजस्थान से वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ये सारा मैंने आपको एक इनके ग्रोथ का जो ट्राजेक्ट्री है वो मैंने बताया। लेकिन मैं इतना ये कह दूं कि जब से ये इसकी स्थापना हुई है, ये बेहद खूनी ऑर्गेनाइजेशन है, मर्डरस है। और मैंने आपको ये भी बताया कि पहले किस तरीके से ये फ्रीडम मार्च ऑर्गेनाइज करते थे, अपना मसल दिखाते थे उसमें, और किस तरीके से उस पर जो न्यायालय जो था वो उच्च न्यायालय उस पर किस तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन मैं एक बात आपको सब याद होगा कि असली जो इनका तालिबानी रूप है, इनका असली तालिबानी रूप तब देखने को आया 2010 में। 2010 में इन्होंने, एक प्रोफेसर थे केरला में जिनका नाम था TJ जोसेफ, उन्होंने कोई प्रश्न पत्र तैयार किया था, कोई क्वेश्चन पेपर तैयार किया था, और उसमें कोई मोहम्मद साहब के नाम के रेफरेंस में कुछ सवाल था, और इन लोगों ने फिर यही अपना बर्ताव रखा जो भी आप देख रहे हो, यही तालिबानी बर्ताव। इन लोगों ने प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट दिए, जाके हाथ काट दिए उनके। तो ये इनका तालिबानी बर्ताव उस समय देखने को मिला। और पूरी जो इनकी पृष्ठभूमि जो है, अगर आप 2006 से देख लें, आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। 2011 की बात है, मैसूर के एक कॉलेज से इन्होंने 2 हिंदू लड़के उठाए और 5 करोड़ इन्होंने उस समय फिरौती मांगी। ना मिलने पे उन दोनों लड़कों का इन्होंने मर्डर कर दिया, उसका खून कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद से उसी समय 2011 की बात है कि केरल की सरकार हाई कोर्ट में जाती है और कहती है कि इन लोगों का 27 मर्डर्स में इनका डायरेक्ट रोल है, RSS और CPM के वर्कर्स के मर्डर का। 86 जो अटेम्प्ट्स टू मर्डर इन्होंने किए थे। 2012 में ही इन्होंने मैंगलोर में एक, जहाँ तक मुझे याद है, एक N गोपाल नाम का एक ABP का एक लड़का था, उसका इन्होंने खून किया है। तो ये बहुत बहुत जल्लाद ऑर्गेनाइजेशन है ये। अगर आप कहें कि मतलब तालिबान और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में कोई फ़र्क है तो मुझे तो कहीं नहीं फ़र्क दिखता।
और दूसरी बात, एक और मैं बात आपको बता देता हूँ कि ये अब तो दिल्ली में आपको मालूम है, आपने देख लिया है किस तरह से सक्रिय हैं। दिल्ली दंगों का और सीएए प्रोटेस्ट का जितना लॉजिस्टिकल सपोर्ट था वो पीएफआई के द्वारा था। और ये इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, अभी तो इन्होंने कहा कि आपने हमारे रसूल के खिलाफ आप ये करोगे, हम गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे। चाइना के खिलाफ इन्होंने आज तक ये इन्होंने नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। उइघुर मुस्लिम में रसूल का तो नाम की बात अलग है, मोहम्मद नाम रखना चाइना ने बैन कर दिया उइघुर मुस्लिम्स का, दाढ़ी रखना बैन कर दिया। तब इन्होंने चाइनीज एम्बेसी के बाहर में इन लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। इजिप्ट में मोहम्मद मोरसी को जब फांसी की सजा मिली तो यहाँ ये सब इजिप्शियन एम्बेसी के आगे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद ये आपके जब यहाँ पे जब गाज़ा में ये सारा कुछ हो रहा था तो इन्होंने तब जाके फिर एम्बेसी के बाहर में वो प्रदर्शन किया था हिंदुस्तान में, और सबने वो प्लेकार्ड वो कैरी कर रहे थे, आई एम गाज़ा। तो आप जब ये सवाल मुझसे पूछ रही थी कि ये ग्लोबल जिहाद किस तरह से है और इसका स्वरूप क्या है, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में यही स्वरूप है। ये ग्लोबल जिहाद हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं, ये गज़वाए हिंद है। हिंदुस्तान पे कब्जा और हिंदुओं का हनन। वरना आप हर बात के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, चीन के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए, बड़ी साधारण सी बात है, वो इसलिए क्योंकि इस ग्लोबल ये गज़वाए हिंद में ये चीन को अपना हिस्सा मानते हैं। जो भी हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, जो भी हिंदुओं को नुकसान पहुंच सकता है, उसको अपना ये ग्लोबल जिहाद में पार्टनर मानते हैं। देखिए, मैं एक बात को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं और यकीन से कह रहा हूं कि अगर इस्लाम की ट्रैजेक्टरी में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं। चाइना के कहने पे 2007 में लाल मस्जिद पे हमला किया। आपको मैं क्या हुआ था उस समय, कैसे दो चाइनीज़ लड़कियों को ये उठा के ले गए थे गलत इल्ज़ाम पे, और किस तरह से चाइना ने इन पर प्रेशर डाला और इन्होंने लाल मस्जिद पे हमला किया। लेकिन हमारे यहाँ ये तमाम ग्लोबल जिहादी हिंदुस्तान में, ये सहज राम सपरू के औलाद और गोकुल दास मेघ जी के औलाद और राघव राम कौल के औलाद, ये इनका ग्लोबल जिहाद सिर्फ हिंदुओं तक सीमित है और इनका यह मानना है कि हमको तो एड्स हो गया है, तुमको क्यों नहीं एड्स होता है। और अंबेडकर साहब ने अपनी किताब में यह बात लिखी है, अंबेडकर साहब ने अपनी किताब में यह बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि देखो, एक गुजरात का मुसलमान जो है वो गुजरात के हिंदू जैसा है, वो कश्मीरी मुसलमान के जैसा नहीं है। कहता है कि ये बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है। ये कोई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का ये कोई उदाहरण नहीं। कहता है कि एक कश्मीरी मुसलमान वो हिंदू कश्मीरी को इसलिए वो टॉलरेट करता है क्योंकि उस दिन का वो इंतज़ार कर रहा है कि ये भी कब मुसलमान बनेगा। मेरे जैसे मुझे एड्स हो गया है तो इसको भी कब एड्स होगा। तो ये देखिए, ये आपको मैंने कहा कि अब इनके खिलाफ क्यों नहीं आई एम गाज़ा। अब आई एम गाज़ा तो तुम कर रहे, उधर तो वो यूएई ने जाके इजराइल से संबंध ये कर दिया। और हिंदुस्तान में आपको मैं एक बता दूं,
आप बताइए कि इतने साल तक हमको यहूदियों से क्या नफरत है भाई? वो तो ये इन सब से पुरानी पुरानी मजहब है। हमको क्या उनसे ये हमें तो कोई दुश्मनी नहीं। आप मजहब बनाते जाओ और हम दुश्मनी करते जाएं। आप मजहब बनाते जाओ और हम जमीनें अपनी बांटते रहें। अगर ये मजहब नहीं बदलते तो पाकिस्तान तो नहीं बनता ना, बांग्लादेश भी नहीं बनता। तो जो देखिए वही कहते हैं कि धर्म और मजहब में ही फर्क होता है। धर्म जो है, मैंने हमेशा कहा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे चलता है। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या है? वो जिसको आप बदल नहीं सकते। मजहब तो पैदा लेते हैं, जो चीज़ पैदा होती है वो उसका इंतकाल भी होता है। तो पीएफआई का एक यही ये है कि इन्होंने ऐसे ऐसे अंग्रेजी नाम इसको दे दिए हैं, इसमें हर तरह के लोग शामिल हो गए हैं। लेकिन इनका खैर अभी नहीं, इनका पोल तो पिछले 10 साल पहले खुल गया था। लेकिन पता नहीं हमारा भी कैसा प्रजातंत्र है कि जब तक वो हम डूबने की स्थिति में नहीं आते तब तक हम कार्रवाई नहीं करते हैं। और अब अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इसका बहुत बहुत ही भयंकर परिणाम होगा। जिहाद और माओवाद के बढ़ते गठजोड़ हमने जेएनयू में देखे और शाहीन बाग में भी देखा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा चाइना से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है करीब 3,500 किलोमीटर है। पाकिस्तान से भी 3,000 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो ये ज़मीनी वास्तविकता है। और अगर आप कन्वेंशनल टर्म्स में बात करें तो कन्वेंशनल टर्म्स में मुझे कभी कोई चिंता नहीं हुई है इसके बारे में कि ये सरहद की रक्षा हम किस प्रकार होगी। मुझे इतनी सी भी चिंता नहीं रही। मेरी गहरी चिंता ये है कि इसका जो आइडियोलॉजिकल जो इसका जो टेंजेंट है, यानी कि जिहाद, ग्लोबल जिहाद और माओवाद, टेंजेंट कह लें या ऑफशूट कह लें इसको, उससे मुझे ज़्यादा खतरा महसूस होता है। और ये दोनों जो आइडियोलॉजिकल विचारधाराएं जो कि माओइज़्म और जिहादिज़्म जैसे प्रॉक्सी वॉर के लिए जिम्मेदार हैं, उनका समागम को ही हम थर्ड फ्रंट बोलते हैं। यानी कि रेड कॉरिडोर और जिहादी कॉरिडोर का समागम। उसका हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखा। उसका खुलेआम उसका प्रदर्शन हमने CAA प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में देखा। हमने देखा कि किस तरह से माओवादी ताकतें सक्रिय थी वहाँ पे। और हमने ये भी देखा कि वो एक शर्जिल इमाम नाम का लड़का, उसने जब ये बात कही कि हमारे ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट के नॉर्थ ईस्ट को अलग हम कर देंगे, उसने धमकी दी। तो ये लोग हमारे यहाँ, ये मैं जब ये डॉट्स ज्वाइन करने की बात जब मैं कर रहा हूँ तो उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, वरना वो लड़का ऐसी बात कर ही नहीं सकता था। उनकी सोच या पर्सपेक्टिव रीजनल है,
ग्लोबल है, पैन इंडिया है। हम केवल आज बंगलुरु में कुछ हुआ, इस पे कुछ दिन चर्चा होगी, फिर वो लोग भूल जाएंगे। उन्होंने तो आपको दिखा दिया कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, कि रोहिंग्या के साथ कुछ हुआ, कोकराझार में आग लग गई, कोकराझार में आग लग गई, मुंबई में आग लग गई, मुंबई में आग लगी, पुणे तक पहुंच गया, पूना से फिर हैदराबाद पहुंच गया, हैदराबाद से बंगलुरु, तो वो तो बहुत क्लियर है। आप ये छोटे छोटे, मुझे मालूम है कि ये बंगलुरु में कुछ हुआ है, आप देखिएगा। अब मुझे याद दिलाना पड़ रहा है लोगों को कि याद कीजिए कि इसी समय कब इंडिपेंडेंस डे के समय में क्या हुआ था 2012 में। अब एक इन्होंने नया तरीका अपनाया है कि साहब आपने बताइए, इतना बड़ा, इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग फेसबुक इस्तेमाल करने वाले हैं, इतने लोग सोशल मीडिया पे हैं, आप किसी एक ये आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अरे मोहम्मद साहब तो एक बहाना है, हिंदू और हिंदुस्तान निशाना है। और दूसरी बात कि ये जो आप माओवाद की बात कर रहे हैं, इस गठजोड़ की रचयिता है ये विदेशी महिला, और इस गठजोड़ का विदेशी महिला ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। इसका जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था वो माओवादियों से भरा हुआ था, और उनका बड़ा गठजोड़ था ग्लोबल जिहादियों से। और तभी तो वो इस 10 साल तक ये विदेशी महिला यहां की रानी रही, और उस समय का प्रधानमंत्री इसका नौकर। तो ये जो ताकतें आप देख रहे हो, ये सीए में देखा आपने, जेएनयू में देखा आपने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा, जय भीम और जय मीम का जो ये बातें कर रहे हैं, ये क्या नारा दे रहे हैं। वहां पर भी अभी जहां पर इन्होंने आगजनी की है, वहां पर वो एक दलित नेता, अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल कोई करने को इंसिस्ट करता है तो वो एक दलित नेता था। और मैं ये जो जय भीम और जय मीम का आपने कभी सुना है? हमारे दलित भाइयों ने कभी अपना वो धर्म छोड़ के मजहब की तरफ नहीं गए। पुष्पेंद्र जी हमारे मित्र हैं, वो भी 24/7 पे, उन्हीं का ये चैनल है, उसमें वो मुझे मुंबई में वो एक किसी गोष्ठी में थे, या उनका कहीं भाषण था, तो कोई महिला है, उन्होंने कहा उन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया है, दलित मुस्लिम संबंधों पर, और उस महिला का रिसर्च ये कहता है कि हमारे यहाँ कभी भी दलित भाई लोग सूअर नहीं पालते थे। उन्होंने सूअर पालना, आप कोई भी आप ग्रंथ ले लो, हमारे कहीं पे सूअर का वर्णन ही नहीं है। जब कोई सूअर खाता ही नहीं था तो पालेगा क्यों? जब ये मुसलमान लोग जब आए तो इनकी प्रथा थी कि पहली रात को ये हिंदू औरतों को शादी के बाद ये बुलवाते थे, जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। तब लोगों ने, वो आपको मालूम है कि ये जो हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, महिलाएं जो आलता लगाती हैं, वो आलता लगाने की परंपरा भी वहीं से शुरू हुई। वो सूअर का खून लगा लेती थी, तो वो मुसलमान के पास जाता था तो वो कहता था कि अब ये तो मतलब तौबा तौबा, अब क्या करूँ मैं। आपको मालूम है ना, हमारे यहाँ जब नई शादी होती है तो बहू जब घर में पहली बार अंदर आती है तो उसने वो थाली में वो रंग जो होता है उसमें पैर डालती हैं, तो उसमें वो खून डाला होता था। तो मैं इस बात की पुष्टि के लिए मैं अपने गांव में मैंने पता लगाया, और ये रिसर्च बिल्कुल सही है। वही नहीं, आज भी हमारे गांव में ये
महिलाएं एक वो यहाँ पर एक ताबीज़ पहनती हैं, वो सूअर की हड्डी का होता है, उसको बोलते हैं सोगल। वो भी परंपरा उसी समय से शुरू हुई थी। आज जो 200 दलित परिवार 1957 में जिसको कश्मीर बुलाया था, वहाँ की गंदगी साफ करने के लिए, आज 370 हटने के बाद उनको नागरिकता मिली। ये जय भीम वालों ने नहीं दी थी, जय भीम वालों ने। ये हमारे साथ डिबेट और डिस्कशन में बहुत से लोग हमारे साथ टेलीविज़न पे आते हैं, ये अंग्रेजी बोलने वाले जिहादी, उनको मैंने पूछा है कि तुम क्यों नहीं वहाँ पे लागू करते, तुमने दलित लोगों के लिए क्यों नहीं वहाँ रिजर्वेशन दिया है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह। इनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये दलित शब्द ही, ये तो अंग्रेजों का निकाला हुआ है, लेकिन ये जय भीम, जिस भीम साहब की ये बात करते हैं ना, जय भीमराव अम्बेडकर की, अगर थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे जो उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा है, अगर वो थोड़ा सुन लें, ये इनके पैर तले से ये जमीन खिसक जाएगी। भारत में ग्लोबल जिहाद की समस्या आंतरिक युद्ध का आकार ले चुका है। इस पर किस तरह से नियंत्रण किया जाना चाहिए? बिल्कुल आपने सही फरमाया। जिस थर्ड फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये अगर कोई सबसे बड़ा अगर थ्रेट है हमको, तो वो ग्लोबल जिहाद से है। और इसके पहले जो आपने सवाल पूछा था, ये माओवाद और जिहाद का एक साथ आना, तो माओवाद और जिहाद, दे कॉन्स्टिट्यूट द बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट टू दिस कंट्री। अब सवाल आपने सही पूछा कि आखिर इसका उन्मूलन क्या है। तो देखिए, मैं जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली मैं इस तरह से इसको देखता हूँ कि भारत के, अगर श्रीलंका को ले ले तो 6 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। अगर श्रीलंका को, आखिर पाक स्टेट के बाद तो श्रीलंका है, तो अगर ये सारे देश अगर आप लें, तो उसमें से आप देखें 3 बौद्ध देश, बौद्ध बहुमूल्य देश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। एक हिंदू देश था, हिंदू देश है, बहुमूल्य देश, नेपाल। एक कम्युनिस्ट देश, तिब्बत, और 2 इस्लामिक देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कभी पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था। अब आप हमारे रिश्ते देखें, नेपाल में जब तक वहाँ पे कम्युनिस्ट का शासन नहीं आया था, हमारे रिश्ते थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं और पड़ोसियों में होता है। लेकिन इस तरह का जहरीलापन जो अभी कम्युनिस्ट ने चाइना के बहकावे में और चाइना के दबाव में जो किया है, वो पहले नहीं देखा गया है। दूसरा, एक कम्युनिस्ट स्टेट चाइना, अब वहाँ पे अगर तिब्बत अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता, जिसके बारे में सरदार पटेल बार बार नेहरू जी को लिख रहे थे, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा था, आप मेरी किताब के अपेंडिक्स में है, वो द अनमेकिंग ऑफ नेपाल के अपेंडिक्स पे मैंने वो डाला हुआ है, उसमें पढ़िएगा। अगर वो एक इंडिपेंडेंट देश होता, तो वो एक डिवाउट बुद्धिस्ट
देश होता, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कुशन, या आप कहते हैं कि हमारा कोई चाइना के साथ डायरेक्ट थ्रेट नहीं होता। जाहिर सी बात है। उसके बाद अब भूटान ले लें। भूटान बुद्धिस्ट स्टेट है, हमारे बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप म्यांमार ले लें। मैं म्यांमार से बहुत इंटीमेटली जुड़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है। कोई ऐसे हमारा कोई 1650 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा, कोई उनके साथ कोई इस तरह का मतभेद नहीं रहा है म्यांमार के साथ। श्रीलंका आप ले लें। श्रीलंका में कुछ एक कटुता आई थी, लेकिन याद रहे कि श्रीलंका के यूनिटी के लिए, एकता के लिए भारत ने बहुत कुर्बानी दी, और बिना भारत के मदद के श्रीलंका का यूनिटी खतरे में था। तो उतार चढ़ाव रहे होंगे, लेकिन हमारे रिश्तों में जिसको कहते हैं कि जहरीलापन, श्रीलंका के साथ भी नहीं आया। अब बच गए ये 2 इस्लामिक देश। बांग्लादेश में शेख हसीना हैं, शेख मुजीब के साथ, अवामी लीग के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन जब भी वहां पे खालिदा जिया आई हैं तो वहां तो पाकिस्तान का रूल रहा है। और पाकिस्तान, अब ये दोनों जो दो देश हैं, वो सब ये अरबाइजेशन, देवबंदी विचारधारा, ये जमायते इस्लामी विचारधारा के ये देश हैं। तो ये हकीकत है। अब जब मैंने आपको ये परिप्रेक्ष्य दे दिया, और आप कभी भी जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी को, मेरा अपना ये मानना है कि आप मजहब से अलग इसको नहीं देख सकते। दुनिया में ज़्यादातर जो लड़ाई, इवन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, या तो उसमें, और बाकी जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें, या तो मजहब डायरेक्ट कॉज था, या नहीं तो अंडरलाइन कॉज था। क्या द्वितीय महायुद्ध में क्या यहूदी फैक्टर नहीं था? क्या वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्की का जो कैलिफेट जो था वो फैक्टर नहीं था? और ये भी आप जान लें कि सबसे ज्यादा उम्मा, कैलिफेट, शरिया की अगर बात कोई करता है तो यह हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान करते हैं। क्योंकि अगर इनको सबसे बड़ा किसी से कंपटीशन है और कॉम्प्लेक्स है तो वो अपने हिंदू पास्ट से। तो अगर ये हकीकत है तो आप फिर क्यों नहीं ये मानते कि सहजराम सप्रू, इकबाल का दादा, जब मोहम्मद रफीक बन गया तो वो देश का दुश्मन बन गया? इस बात को मानिए। आप ये क्यों नहीं मानते कि जिस दिन पुंजा गोकुलदास मेघजी जिन्ना का दादा जिस दिन मुसलमान बन गया, वो देश का दुश्मन बन गया? वो उम्मा में विश्वास करने वाला, वो मोहम्मद बिन कासिम का अनुयायी। अच्छा, ये मोहम्मद बिन कासिम भी वो लुटेरा, वो भी अपना नाम मोहम्मद रखे हुए, उस पर तो कोई आगजनी नहीं हुई है। और आगजनी की बात आप छोड़ दीजिए, नहीं, मैं इसके पहले कि मैं आपको ये आखिरी में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात आप मान लें इसको कि जब तक इस हकीकत को, जो मैंने कहा कि इकबाल का दादा और जिन्ना का दादा को, आप ये क्यों नहीं मानते कि ये देश का दुश्मन था, हो गया?
आपकी नीतियां कभी सही नहीं होंगी। आपका कर्तव्य है इस देश को महफूज रखना। अगर कोई मजबी ताकतें इस देश को इस तरीके से खतरे में डालती हैं तो आपका काम नहीं है। आपका मजहबी ग्रंथ लिखना आपका काम नहीं, आप नहीं लिख सकते। तो ये देश चलाना है और ये हकीकत है। अगर वीर सावरकर बोलते हैं कि दुनिया में जितने देश हैं, ज़्यादातर देश वो अपने मेजॉरिटी कम्युनिटी से जाने जाते हैं, तो आपको फिर क्यों शर्म आती? तुर्किस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, किसी का आप देख लीजिए आप, है ना, फ्रांस, जर्मनी। तो ये आप क्या, आप कुछ कोई किसी ने ये संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट है जो हर देश के पास होता है, होना चाहिए, जिसके वो कानून का दायरा बताता है आपको। आप यहाँ आप मज़हब को सुधारने और इजाद करने नहीं आए। अब रही बात आखिरी में, तो ये जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो मैंने कहा कि वास्तविकता क्या है और आपकी ऐतिहासिक भौगोलिक वास्तविकता आप किसी से कंपेयर, तो पहली बात ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, ये आपकी भौगोलिक जो विशेषता है, आपकी जो ऐतिहासिक विशेषता है, क्या उससे उसका समन्वय है? आप बताइए कि अभी जब ये बेंगलुरु में जो ये राइट्स हुए, अभी जो ये ग्लोबल जिहाद का हमला हुआ वहाँ पे, तो पाकिस्तान में भी हो रहा है। वो एक लड़का, आपको मालूम है, ब्लास्फेमी के केस में, क्या सर, नसीम नाम है उसको वो पेशावर कोर्ट में मार दिया। वो 15 साल का लड़का, वो हीरो बना हुआ है। और मैंने कहा कि ये दोनों के इस्लामिक ट्राजेक्टरी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। अगर फर्क होता तो यहां प्रॉक्सी वॉर इतने साल तक चल ही नहीं पाती और कश्मीर से केरला तक आपकी प्रॉक्सी वॉर नहीं पहुंच जाती। अगर पाकिस्तान की इस्लामिक ट्राजेक्टरी में और हिंदुस्तान के इस्लामिक ट्राजेक्टरी में फर्क होता तो प्रॉक्सी वॉर, जिहादी प्रॉक्सी वॉर इतनी तेजी से हिंदुस्तान में नहीं फैलता और केरला में उसके अनुयायी नहीं होते, केरला में और कर्नाटका में। अब ये क्या इनका ये नारा है, क्या नया कारवां, नया हिंदुस्तान, कुछ इस तरीके से इनका ये है। अब ये कारवां शब्द से मुझे बड़ी समस्या है कि भाई हिंदुस्तान में कहाँ कारवां चलते थे? कारवां तो वो डेजर्ट्स का ये है, और कारवां लूटता कौन था? ये शायर लोग जो बोलते रहते ना, कारवां गुजर गई हम बार देखते रहे, क्या कारवां लुट गया, ये इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अरे पूछो, ये कारवां चलते कहाँ थे? जो कारवां शब्द तुम बार बार करते हो, और कारवां लूटता कौन था? इनसे पूछना कि बैटल ऑफ बदर में क्या कारवां लूटा गया था क्या? और कारवां जब लूटा जाता था, मक्का से भी कारवां चल रहे थे, और कौन लूटता था उसकी भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। और वो कारवां लूटने के बाद या जिहाद के बाद, जिहादी युद्ध के बाद, वो पूरा उसमें वो है, पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है कि किस बेसिस पे वो लूट की बांट होगी। 2 हिस्सा, मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ, 2 हिस्सा के घुड़सवारों को जाएगा, 1 हिस्सा पैदल सेना को जाएगा, 1 हिस्सा कम्युनिटी को जाएगा, और 1 हिस्सा नाम ले लूँगा तो फिर कुछ हो जाएगा, बंगलोर वाली वो हो जाएगी।
तो ये इनसे पूछो जरा कि ये कारवां लूटता कौन था, और कारवां में औरतों की भी बांट होती थी। और ये भी पता लगा ले कि एक कारवां में खूब एक जो शख्स थे, उनकी पुत्री भी उस कारवां में वो लुट के आ गई थी। तब उन्होंने अपनी माँ का, उनके पति को युद्धबंदी बना गया था, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था और उनको बंदी बना लिया गया था। तब उन्होंने अपने पिता को अपने जो माँ का दिया हुआ जो चेन जो था, जो निशानी थी, वो दिया। तो फिर पिता ने जब उसको देखा तो वो रो पड़े और तब उनको बेटी का जो हक जो होता है उनको दे, नहीं तो उनको भी युद्धबंदी बनाया हुआ था। तो ये कि जो कारवां लूट गया, लूटता कौन था कारवां? वो क्या कहता, क्या देश के खिलाफ एक शायरी करता था, उसका अभी देहांत हो गया। वो भी ये बहुत बात बोलता था, कारवां लूट गया। भाई कारवां लूटा कौन? आपसे हर बार जब बात होती है तो कुछ सीखने को मिलता है, नए आयाम सामने आते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका विश्लेषण हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और सरकार तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।